नमस्कार। आज के इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय सुनील गुप्ता जी से कि वो माननीय इंद्रेश जी को मंच पर लाएं ताकि हम कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। हम कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए विद्यादायिनी मां सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण करने का पहले आग्रह करते हैं। उपस्थित अभ्यागतों, एक बहुत दुखद समाचार है। हम सबके आदरणीय संघ के वरिष्ठ प्रचारक, हिंदुत्व के पुरोधा श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का आज स्वर्गवास हो गया। वे गत एक सप्ताह से अत्यंत बीमार थे और आज दोपहर 2:45 पर उन्होंने देह त्याग दी। हमें संशय था कि हम ये कार्यक्रम करें कि न करें, परंतु माननीय अशोक जी एक कर्मयोगी थे, सदैव कर्मशील रहने के लिए प्रेरणा देते थे। तो हमने विचार किया कि उनकी स्मृति को नमन करते हुए हम यह कार्यक्रम करेंगे। हिंदू पुनर्जागरण और सामाजिक समरसता के उनके काम, श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन में उनकी भूमिका, उनके कर्तृत्व को कोई भुला नहीं सकता। हिंदू समाज सदा उनके ऋणी रहेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट के लिए उनकी श्रद्धांजलि में मौन रखें। ओम शांति शांति शांति। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे मध्य में संघ के वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल के सदस्य माननीय इंद्रेश जी यहाँ विराजमान हैं। केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी को भी हमारे बीच में आना है। अभी संसद में आदरणीय अध्यक्ष जी एक बैठक ले रही है, उसमें वो व्यस्त हैं। वहाँ से जैसे ही वो मुक्त होंगे आएंगे, इसलिए हम ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। इस सभागार में उपस्थित अपने अपने क्षेत्रों के अग्रणी महानुभाव हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। पुष्पगुच्छ की जगह हम लोग पुस्तक का संच स्वागत करने के लिए देते हैं। मैं पीयूष से आग्रह करता हूँ वे आएँ और माननीय इंद्रेश जी को पुस्तक का संच भेंट कर उनका अभिनंदन करें। उत्सव पुरुष केंद्र बिंदु डॉक्टर सुनील गुप्ता जी को भी पुस्तक संच देकर उनका स्वागत करेंगे। पीयूष मित्रों,
आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक थॉट्स गैलरी युवा उद्यमशील चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर सुनील गुप्ता की भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटनाक्रम पर विहंगम दृष्टि डालने वाली पुस्तक है। इसके हर लेख में देश के उत्कर्ष के लिए एक चिंतनपरक विमर्श है। मैं लेखक का परिचय देने के लिए गाजियाबाद से आए आदरणीय महेश जी से आग्रह करता हूँ वे आएँ और एक संक्षिप्त परिचय लेखक का दें। ये दायित्व बैंक जी को निभाना था, परंतु वे कहीं फंसे हुए हैं, इसलिए मैं आदरणीय महेश जी से आग्रह कर रहा हूँ। आदरणीय इंद्रेश जी, परम प्रिय श्री सुनील जी और अच्छे लेखकों को प्रोत्साहित करने वाले प्रभात प्रकाशन के बंधु, सभागार में उपस्थित बहनों भाई, यह आकस्मिक है मेरे लिए। मुझे मानसिक रूप से इतनी तैयारी नहीं थी कि इस बारे में बात करना है, लेकिन ये सहज भी है। सुनील जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जब वो ब्लॉग लिखते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है कि इन्होंने अपने गुणों का विकास किस प्रकार से किया और किस पृष्ठभूमि से किया। गाजियाबाद जैसे स्थान के बहुत छोटे से गांव से निकल के आए और शहर में पढ़ना, फिर गांव जाना, फिर सुबह को आना, 4-4 बजे ट्रेन पकड़ना। सीए की तैयारी कर रहे थे तो ऐसे साधन नहीं थे कि दिल्ली में कोई बढ़िया मकान लेके उसमें रहते और पढ़ाई करते। तो 3 बजे उठना, 3:30 बजे उठना, गाजियाबाद से शटल पकड़ना और दिल्ली आना। इस तरीके से उन्होंने अपना सीए किया। इनकी योग्यता के विषय में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इनके व्यक्तित्व की पूर्णता के विषय में मुझे एक बात करनी है। धन संपदा व्यक्ति अपने भाग्य और परिश्रम से कमाता है, लेकिन मैं संघ प्रचारक रहा हूं, समाज जीवन में काम करता हूं, तो ये बात मैं समझता हूं कि उसका उपयोग करना सबको नहीं आता। गाजियाबाद में समाज के कुछ बंधुओं ने ऐसा विचार किया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले योग्य बच्चे हैं उनकी शिक्षा का कुछ प्रबंध किया जाए, और एक 10, 12, 15 लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया। वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड से जो इंटीरियर में गांवों से बच्चे हैं उनको छांटा, परीक्षा ली। उस परीक्षा में से 20 बच्चों को सेलेक्ट किया, इंटरव्यू लिया, उसमें से 8 बच्चों को छांटा। अब समस्या ये थी कि इनको कहाँ रखा जाए। तो ये वो पक्ष है जो मैं सुनील जी को इस अवसर पर याद करना चाहता हूँ। इन्होंने तुरंत स्वयं कहा मेरी कोठी है और उसको आप ले लीजिए। तो 8 बच्चे तो ग्राउंड फ्लोर पर भी रह सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे कहा कि हम ये चाहते हैं कि उसमें कोई किराएदार ना रहे। तो इन्होंने दोनों किराएदारों से खाली करा के और वो पूरा भवन ज्योति सेवा न्यास को इन बच्चों को रखने के लिए दिया है। तो इनके व्यक्तित्व में ये जो पूर्णता है, इसको मैं नमस्कार करता हुआ अपनी बात को पूरा करूंगा। धन्यवाद आदरणीय महेश जी, आपने ठीक कहा। धन संपदा होने के बाद भी उदार हृदय रखना और समाज के प्रति कुछ भाव जागृत रखना कि मैंने इस समाज से जो पाया है उसको किसी प्रकार से मैं ऋणी हो सकूं, ये भाव सबके मन में नहीं आता। सुनील जी के मन में है, हम उनका अभिनंदन करते हैं।
मैं सुनील जी से आग्रह करता हूँ वे आएँ और लेख के उद्बोधन दें। आदरणीय इंद्रेश जी, प्रभात जी, बलदेव भाई जी, मेरे किसी भी कार्यक्रम में पहली बार उपस्थित हुए मेरे माता पिता, मेरे दोस्तों और मेरा परिवार, मीडिया के बंधु, मुझसे पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। मेरा एक मानना है कि हमारे भारत में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, गांव से हो या शहर से हो, किसी भी जात बिरादरी से, किसी भी धर्म से हो, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, अपने अपने विचार होते हैं। कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो या क्षेत्रीय प्रशासन का हो, सब अपनी अपनी राय रखते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे बस में सफ़र कर रहे हो या ट्रेन में या चाय वाले की, पान वाले की दुकान पे हो, सब आपको डिस्कस करते हुए मिल जाएंगे कि भाई ये मुद्दा केंद्र सरकार ने करा है। सबकी पॉजिटिव नेगेटिव व्यूज उसके ऊपर होते हैं। मैं भी ऐसे डिस्कस किया करता था। पहले मैं अपने मन के विचारों को किसी भी मुद्दे पे केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को या संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को लिख दिया करता था कि भी इस मुद्दे पे मेरी ये राय है, आप इसको माने तो अच्छा, ना माने तो अच्छा। उनमें से कुछ की सुनवाई भी होती थी, मेरे पास पत्र भी आते थे कि भाई ये हमने इसको इस तरीके से आपकी राय को समाहित कर लिया। धीरे धीरे फिर 2.5-3 साल पहले मैंने उन चिट्ठियों को ना लिख के लेखन का काम शुरू किया आर्टिकल्स के रूप में। उसको मैं न्यूज़पेपर्स को भेजता था, कभी छपते थे कभी नहीं छपते थे। पेपर में छपने की भी एक अलग कहानी है, उनको पसंद आता है नहीं आता, हम उनको जानते हैं या नहीं जानते। धीरे धीरे मेरे मित्रों ने कहा कि आप अपना ब्लॉग डेवलप करो, छपे ना छपे उससे कोई मतलब नहीं। तो हमने करीब 2.5 साल पहले अपना ब्लॉग drsunilgupta.com मैंने शुरू किया, और मैं जो भी लेखन कार्य करता था, जिस भी मुद्दे पे, करंट टॉपिक पे मैं लिखता रहता था, वो मैंने अपने ब्लॉग में अपलोड करना शुरू किया। लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी, धीरे धीरे पाठकों की संख्या बढ़ने लगी। उसको और ज़्यादा प्रचारित करने के लिए मैंने ट्विटर का, जो आजकल सोशल मीडिया के डिफरेंट एंगल हैं, फेसबुक का और लिंक्डइन का इस्तेमाल किया। वहाँ भी उस ब्लॉग का कनेक्शन मैं देने लगा। धीरे धीरे पाठकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। किसी ब्लॉग को 5,000 लोगों ने पढ़ा, किसी को 10,000 लोगों ने, किसी को 20,000 लोगों ने, और उसके ऊपर कमेंट्स भी बहुत आने लगे। उस कमेंट्स के आने से मुझे सुझाव भी मिलते थे, मेरी दिशा भी ठीक होती चली गई लेखन कार्य में, और सुधार आता चला गया। धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि भाई जितने भी इस कोई भी देश में सरकारें सिर्फ काम नहीं कर सकती, हर आदमी को अपना रोल निभाना है, चाहे वो सर्विस में हो या इंडस्ट्री में हो या प्रैक्टिस में हो, प्रोफेशनल हो, दुकानदार हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको अपना रोल निभाना है। तभी देश आगे बढ़ता है, राष्ट्र का एक निर्माण होता है। तो मैं अपना रोल कर रहा था, लेखन कार्य कर रहा था। मुझे लगा कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाता हूं तो ठीक है।
इसके बाद जब लेखन कार्य को 6-8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, मेरे काफ़ी ब्लॉग आ गए। तो मुझे कुछ मित्रों ने, जिनको सूचना नहीं थी मेरे ब्लॉग की या सोशल मीडिया की, जो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थे, या बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो मेल पे जाके या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पढ़ पाएँ, उन्होंने मुझे कहा भी आप एक काम करो, आपके ब्लॉग में कभी मेरे ऑफिस आए तो देखा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है ये, आप हमें इसको प्रिंट करके दें। तो मैंने कुछ जो ब्लॉग मेरे तक के थे उनको संकलित करके इस तरीके से स्पाइरल बाइंडिंग करके मैंने अपने उन मित्रों को, कुछ सेलेक्टेड मित्रों को भेजा। कुछ दिनों बाद फिर कुछ ब्लॉग इकट्ठे हो गए, फिर उनको भेज दिया। फिर किसी ने सलाह दी भी आप इसको एक स्पाइरल बाइंडिंग की जगह एक प्रॉपर प्रिंट करा के भेज दो। तो मैंने एक ये किताब इस तरीके से निकाली और अपने दोस्तों को भेज दी। समय बीतता गया और इस बीच में मैं जो भी मेरे लेख हैं, इन लेख में से कम मुझे बताने में खुशी होगी कि 15 से 20% मेरे आर्टिकल्स को केंद्रीय सरकार के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने, मुझे पत्र आए उनके यहाँ से कि आपके इस आर्टिकल को हमने अपनी पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं समाहित किया है। इससे मेरा हौसला भी बढ़ा और मैं लिखता रहा। फिर मुझे अभी कुछ समय पहले कुछ दोस्तों ने कहा कि आप ये जो भेजते हो, ये तो सिर्फ आप अपने कुछ मित्रों को भेज रहे हो, आपका जो लेखन है वो आम समाज के लिए है, तो समाज तक पहुंचना चाहिए। तो अभी तक मैंने करीब 250 ब्लॉग लिखे हैं। उनमें से 125 ब्लॉग सेलेक्ट करके मित्रों की सलाह के आधार पे मैं प्रभात जी से मिला कि भाई साहब मैंने इस तरीके से ब्लॉग लिखे हैं और इसको मैं पुस्तक का रूप देना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? इन्होंने बोला मुझे कुछ समय दो, मुझे इसकी एक प्रिंट आउट दे। कुछ दिनों बाद इनका फोन आया कि भी आपके लेख जो हैं वो राष्ट्र भावना से प्रेरित हैं और सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है सरकार के लिए, समाज के लिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी किताब को छापने। इनकी कंसेंट भी, तो वो किताब फिर इन्होंने मेरी छापी। और इस सारे कार्यक्रम में जो पिछले 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का मेरा ये रहा, इसमें मेरे पाठकों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने डिफरेंट माध्यम से, चाहे प्रिंटेड फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, उसको पढ़ा और पढ़ के मुझे अपने अपने विचार दिए उसके ऊपर। और सरकार के जो पत्र आए उन सब से मैं बहुत प्रभावित हुआ और आगे बढ़ता चला गया। उन पाठकों का स्पेशल मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके कारण मैं आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें जो शिक्षा दी, समाज के लिए काम करने की प्रेरणा दी। पैसा तो सब कमाते हैं, ये भी पैसा कमाते रहो, पैसा कमाने के साथ साथ कुछ ऐसा करो जो समाज के लिए भी हो। मेरा परिवार, मेरे ऑफिस कलीग्स, जो भी सब मेरे साथ हैं, सबका कहीं ना कहीं इस सब में योगदान है। उस सब को मैंने अपनी पुस्तक में, जो मैं एक्नॉलेजमेंट्स मैंने किया है, डिटेल में वहाँ पे मैंने किया है। अब ये पुस्तक आपके सामने आज आ रही है। मेरा पर्पज़ खाली इस किताब को निकाल के मार्केट में बेच के पैसा कमाने का नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि इस किताब को लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, पढ़ के उसको समाज में और सरकार में जिस तरीके से भी इसका योगदान हो सकता है, मैं अपना कंट्रीब्यूशन जारी रख सकूं, यही मेरी इच्छा है। अभी आप देखिए जिस तरीके से एक बच्चे का जन्म होता है, 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, उसके बाद जन्म होता है, तो आप मेरे 2.5-3 साल को 9 महीने मान लें। उसके बाद ये पुस्तक आ जा रही है और इसके बाद ये बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी तरीके से मैं और किताबें आगे लिखता रहूं और अपना कंट्रीब्यूशन देश की सेवा में लगाता रहूं।
इस आशय के साथ मैं ये किताब आपको प्रस्तुत करता हूँ। बहुत धन्यवाद सुनील जी। आप इसी प्रकार निरंतर समाज जीवन के विविध आयामों पर अपनी लेखनी चलाते रहें और कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान सुझाव देते रहें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। एक प्रखर वक्ता और कुशल संगठन के रूप में विख्यात संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश जी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में प्रांत प्रचारक रहे। उसके बाद अखिल भारतीय प्रचार और संपर्क प्रमुख रहे। कश्मीर घाटी में आतंक को रोकने के लिए विभिन्न धर्म यात्राओं को प्रारंभ करने के उनके अभियान को भारी जन सहयोग मिला और कालांतर में ये धर्म यात्राएं एक विराट जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आई। उनके असाधारण मार्गदर्शन और संयोजन ने अनेक सामाजिक और राष्ट्रीय विचारधारा से उत्प्रेरित ओतप्रोत संगठनों को नवजीवन दिया है, जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, हिमालय परिवार और भारत तिब्बत सहयोग मंच। मैं उनसे आग्रह करता हूँ वे अपने आशीर्वाद से हमें सम्मानित करें। माननीय इंद्रेश। मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे का सम्मान बढ़ा रहे भाइयों और बहनों, बीच में शायद डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो आप खड़े होकर ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना उनके स्वागत में, पर एक सीमा में, क्योंकि हम शौक के साथ लोक व्यवहार में जा रहे हैं। मैंने 1966 में डॉक्टर साहब आ गए। सन 1966 में पंजाब इंजीनियरिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैंने प्रवेश किया। उन्होंने दे दिया इसलिए मैं वहाँ चला गया। अभी इस वर्ष उनका जब सेशन प्रारंभ होना था तो 8 योजनाएं उनको प्रारंभ करनी थी, तो मैं उसके उद्घाटन पर था। थॉट गैलरी का उद्घाटन है, लोकार्पण है। एक प्रोसेस में से, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में से निकलना पड़ता है, जिसको रैगिंग कहते हैं। रात को 11:30 बजे कुछ सीनियर है, उन दिनों सीनियर, उन दिनों के लिए, कुछ दिन के लिए वो देवता दोस्त नहीं लगते हैं, थोड़े यमराज जी के दूत लगते हैं। 11:30 बजे उठा लिया, ले गए, कुछ परिचय किया। सीनियर और बॉस, इसका एक परमानेंट राइट होता है। आप कुछ भी कहें तो थोड़ा सा डांटना और थोड़ा सा उपदेश देना, वो उससे कभी मुक्त नहीं हो पाता बेचारा। तो हमें मालूम था हम कुछ भी कहेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा कभी मार्केटिंग की है? अगर हम कहते कि हाँ की है, तो वो कहते बड़े बेवकूफ़ और लोफर हो, पढ़ने की बजाय बाजारों में घूमते हो। अगर हमने कहा मार्केटिंग नहीं की है, तो कहेंगे बड़े दुखियाने से पिछड़े हो, ऐसे बंद डिब्बे के विचार वाला आदमी कैसे देश को आगे लाएगा। इसलिए उपदेश भी मालूम थे ना, डांट भी मालूम थी। तो फिर हमने कहा कि आप क्या चाहते हैं, हम क्या खरीदें? तो उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न दिया हमें, बाजार जाइए और 5 गज दूध खरीद कर लाइए। मैं अपनी रैगिंग, आपकी रैगिंग करने के लिए सवाल नहीं दे रहा हूं, पर जो मेरे साथ बीता उसको कर रहा हूं, क्योंकि थॉट गैलरी में से जाना है। तो 5 गज दूध खरीद कर लाइए। अब क्या करना साहब? रात को 12-1 बजे ना तो बाजार खुला था, ना दूध मिलने वाला था, और उन्होंने कहा है
हम लोगों ने कहा मुफ्त में तो मिलेगा नहीं, पैसा दे दीजिए। अरे पैसा मांगते हो? तो मान लो में सब काम होना था, तो उन्होंने कहा ठीक है खरीद कर ला देते हैं, जरा 2 मिनट लगाइए, दे दीजिए। बाजार भी जाना और फिर वापस भी आना है, मान लो में जाना है और मान लो में ही आना है। हमने उनको 5 गज दूध खरीद कर दे दिया और हमारी जान बच गई। उसके बाद रैगिंग में से भी कम निकलना पड़ा। अब प्रश्न है कि वो 5 गज दूध खरीदा कैसे हमने कहा हलवाई की दुकान पर जाएंगे, अपने पात्र को रख देंगे ऐसे, हलवाई का पात्र इसके साथ जोड़ेंगे और 1 गज की ऊंचाई पर लेकर दूध पलट देंगे, फिर दोबारा से 1 गज की ऊंचाई पर लेकर दूध पलट देंगे, फिर दोबारा पलट देंगे, 5 गज दूध दे देंगे। मैंने थॉट गैलरी की ये कहानी इसलिए सुनाई, जिंदगी के अंदर व्यक्तिगत है कि परिवार है, समाज है कि देश है, कोई भी काम करें, जब हम जल्दबाजी में, गुस्से में, हड़बड़ी में, थोड़ा सा तनाव में, हिंसा में, बेचैनी में जिंदा रहते हैं तो प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, समस्या के लिए मार्ग नहीं मिलता है। अगर हम कूल माइंडेड रहते हैं, फुल ऑफ लव विद इन द हार्ट रहते हैं, तो वो ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी समस्या के समाधान का मार्ग देती है। इसलिए प्रॉब्लम कितना बड़ा है ये प्रॉब्लम नहीं है, हम उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तत्पर हैं। बेसिक आवश्यकता इसकी होती है, जब इसकी आवश्यकता बन जाए तो रास्ता निकलता है। मैंने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को बहुत खेला है, 8-10 साल, 4 लाख लोग गुजरते भी देखे, 40,000 की लाश बिछती भी देखी। आतंकवादियों का जब पहला पत्र आया, प्यार भरा पत्र था, और किसी ने लिखा नहीं हमें, पहला उन्होंने लिखा। अगर कदम रुके नहीं, जुबान चुप नहीं हुई तो ऊपर भेज देंगे। हमने सोचा शायद भगवान के दूत होंगे, उनकी ड्यूटी लगी होगी, बाद में पता लगा नहीं वो शैतान के दूत थे, इसलिए बेचारे कोशिश तो 3 बार की पर सफल नहीं हुई। ऐसे 8 साल सरकार भी लगी पूरी ताकत से, भगवा हिंदू सुबह शाम जपती थी। तो मुझे कभी कभी नेता और अफसर मिल जाते थे, तो मैं उसको पूछता था भले आदमी कुछ भगवान का नाम जप लिया करो, हमारा टाइम को जप लिया। कहते नहीं, किसी ने बताया संघ और आपका नाम भी भगवान जैसा है, तो गाली देने का काम भी हो जाता है, लॉयल्टी भी गवर्नमेंट से हो जाती है और स्मरण भी हो जाता है। मैंने कहा ठीक है आप जपते रहिए, चले गए जपते जपते। इसलिए जिंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जीना है। मैं आज विश्वविद्यालय के अंदर आज एक एकेडमिक कोर्स का उद्घाटन था, वैल्यूज, प्रोफेशनल वैल्यूज इन हायर एजुकेशन, बाय हायर एजुकेशन प्रोफेशनल वैल्यूज है, हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द नेशन। वो 20 दिन 25 दिन के कोर्स हैं, देश भर के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर उसमें आए हैं, उसका आज उद्घाटन था। चर्चा चली, एक शब्द चलता है प्रोफेशनल वैल्यू, दूसरा मॉरल और कल्चरल वैल्यू। दे आर द सेम या दे डिफर्स। प्रोफेशनल वैल्यू को कहते हैं व्यावसायिक जीवन मूल्य, मॉरल और कल्चरल वैल्यू को कहते हैं नैतिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्य। दोनों में बहुत अंतर है, समझने में भूल नहीं करनी चाहिए, समझना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। एक वाक्य है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और दूसरा है कि ऑनेस्टी इज आवर कमिटमेंट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये प्रोफेशनल अप्रोच का है कि हम बाई पॉलिसी ऑनेस्ट है, जरूरत पड़ी तो झूठ भी चल सकता है। ऑनेस्टी हमारा कमिटमेंट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तकलीफ भी आएगी तो सह लेंगे। इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये प्रोफेशनल वैल्यू का वाक्य है। ऑनेस्टी इज आवर कमिटमेंट ये मॉरल और कल्चरल वैल्यू का वाक्य है। We should not be honest by policy, we should be honest by nature, we should be honest by character। इसको मॉरल कल्चरल वैल्यू कहते हैं। इसको समझना है तो और सरल है और बहुत सुंदर भी है। दुनिया में 2 वाक्य प्रयोग है, बिलीव ऑन गॉड, फियर फ्रॉम गॉड। भगवान से डरो,
भगवान पर भरोसा करो। खाड़ी कहती है, अफ्रीकन देश कहते हैं, यूरोपियन देश कहते हैं, फियर फ्रॉम गॉड। भगवान कोई बहुत राक्षस है, कोई बड़ा शैतान परेशान है, डंडा वंडा लेकर रहता है, नहीं डरोगे तो सजा मिलेगी। ये प्रोफेशनल वैल्यू का वाक्य है, फियर फ्रॉम गॉड। मॉरल और कल्चरल वैल्यू का कहता है बिलीव इन गॉड। इसलिए भारत ने दुनिया को संदेश दिया बिलीव इन गॉड, उन्होंने दुनिया को कहा फियर फ्रॉम गॉड। क्योंकि भगवान ये है, बहुत प्यारी चीज है, बहुत अच्छी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इस पर भरोसा करने की जरूरत है, ये सब चीजों से पार कर देगा और गलत करने से रोकेगा। उसमें गलत करोगे तो आपको भगवान सजा देगा, इसलिए डर से ठीक करो, वैसे ठीक करने की जरूरत नहीं है, अच्छा रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए फियर फ्रॉम गॉड ये प्रोफेशनलिज्म है, बिलीव इन गॉड और ट्रैवल विद गॉड ये है मॉरल और कल्चरल स्टेटस है। इसको और अच्छे से समझना तो और बड़ा सुंदर है। वहां लोग कहते हैं कि गलती करोगे तो भगवान दंड देगा। हमने दुनिया को कहा कि भगवान दंड नहीं देता है, भगवान उद्धार करते हैं। हमारे कहते हैं कि गॉड नेवर फिनिशेस, भगवान हमेशा उद्धार करते हैं। वहां ये कहते हैं इफ यू विल डू रॉन्ग तो गॉड विल पनिश। तो भगवान ये पनिश नहीं करता है किसी को दुनिया में, वो उद्धार करता है। उनके सामने रावण था, उन्होंने 10-20 साल बहुत कोशिश की, 25-30 साल सुधर जाए, बहुत प्रयोग किए, नहीं सुधरा तो उसका अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता बढ़ती चली गई। उन्होंने कहा अगर 20 साल और जिएगा तो पाप करेगा और पाप कमाएगा, अपराध करेगा और अत्याचार बढ़ेगा, तो क्या करना इसका? इसलिए उसका उद्धार करना, इसलिए उसको मुक्ति दे दी। 30 साल जो उसने गलत करना था वो उसका बच गया और देश का भला और समाज का भला हो गया। आगे जन्म लेगा तो 20 साल बालक का रूप रहेगा, तो ये धंधा नहीं करेगा, इसलिए उसका उद्धार कर दिया। आवर कंसेप्शन गॉड नेवर पनिशेस, भगवान उद्धार करते हैं, संभालते हैं। पश्चिम का, खाड़ी का और यूरोप का और इसके साथ साथ इनका नहीं, भगवान दंड देते हैं। और कुछ लोग उसी चक्कर में फंस गए, नहीं भगवान से डरना चाहिए, वो दंड देते हैं। यह प्रोफेशनल वैल्यू का वाक्य है, पर कल्चरल और मॉरल वैल्यू का वाक्य डिफर करता है। इसलिए हमने कहा कि आदमी के मॉरल और कल्चरल वैल्यूज होने चाहिए तो बड़ा आनंद आता है। जब हम पढ़कर निकले, इंजीनियरिंग बनकर निकले तो 70 में एक तिराहे पर हम खड़े थे, चौराहे पर। पिताजी ने एक इच्छा कर ली, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल के दोनों यूनिट मिलाकर कुछ पैसा वैसा जमा कर लिया था, एक बड़ी इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। और हमारे दिमाग में एक सपना बिठाया, बीए इंडस्ट्रियलिस्ट। पढ़ते पढ़ते हमें लगा आईएएस का फार्म भर देना चाहिए साहब, इसको भी कर लिया जाए, एमटेक भी साथ कर लिया जाए। परंतु भगवान को दोनों में से कोई मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा नालायक कहाँ जा रहा है, तो इसलिए ना उद्योगपति बने, ना आईएएस बने, ना एमटेक किया। हम संघ के प्रचारक के रूप में एक फकीर बन गए, उसी रूप में आपके सामने खड़े हैं। तो इसलिए इसको समझना और जानने में बड़ा आनंद रहता है। देश के अंदर वोमन एम्पावरमेंट चलती है, पढ़कर निकले। जब पढ़कर मार्केट में गए तो बाजार में गए, घर कॉलोनी में गए तो हमें एक राक्षस समूह मिला। बड़े विचित्र तरह के रंग बिरंगे से राक्षस थे उसमें सब। एक राक्षस का नाम भ्रूण हत्या, दूसरे का बलात्कार, तीसरे का दहेज, चौथे का अपराध, पांचवें का नशा, छठे का घरेलू हिंसा, सातवें में नारी के साथ बढ़ता अत्याचार, शोषण, भेदभाव। दूसरी तरफ को गए तो वहां एक और राक्षस समूह खड़ा था, वो भी बड़ा अजीब था साहब। ना उसमें ताड़का थी, ना पूतना थी, ना महिषासुर था, ना रावण था, ना कंस था, ना दुशासन था, ना मेघनाथ था। हमने कहा तो पता नहीं कौन सा है। गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, अशिक्षा थी, अपराध था,
विदेशी धन के कारण धर्मांतरण था, और इसलिए इस तरह का एक राक्षस समूह खड़ा था। हम आगे बढ़े तो वहां एक और राक्षस समूह मिल गया। आतंकवाद है, नक्सल है, अलगाववाद है, हिंसा है, अपराध है, और उसी के अंदर दंगे हैं, जाति पर, मजहब पर, अलग अलग तरह के। खून बह रहा है, लोग मर रहे हैं, और राक्षस नृत्य कर रहे हैं। मैं परसों जालंधर था कार्यक्रम में, एक दिन पर अलग अलग जगह पर एक साथ 3-4 जगह कार्यक्रम थे, एक दिन के लिए, सुबह से शाम तक। मैंने कहा कैसा हिंदुस्तान है और कैसी दुनिया है। पिछले 60 साल की आजादी में हिंदुस्तान के अंदर 4 ग्रंथों के बरके फटते हैं और सड़क पर गिरते हैं। पहला गीता, दूसरा श्री गुरु ग्रंथ साहब, तीसरा कुरान शरीफ, चौथा बाइबल, और कभी कभी कोई और भी। और ये बरके फटते हैं, गिरते हैं, अनेक जगह पर फटते हैं और गिरते हैं। फिर इस शैतान की गिरफ्त में सज्जन लोग आते हैं, फिर शैतान नृत्य करता है, लोग मरते हैं, उजड़ते हैं, जख्मी होते हैं, खून बहता है, बंद होता है। तो डीएम जालंधर के थे कार्यक्रम में, मैंने कहा बड़ा अजीब है, मंत्री भी थे। मैंने कहा आज तक 65 साल में हिंदुस्तान में कौन वो शैतान है जिसने बरका फाड़ा और फेंका, ये किसी केस में आज तक नहीं पकड़ा गया। और शैतान आता है, शैतानियत करता है सज्जन लोगों को, वो राजनीति के हैं कि ब्यूरोक्रेट हैं, उद्योगपति हैं कि समाज सुधारक हैं, पढ़े लिखे हैं कि सामान्य हैं, उनको शैतान बनाता है और शैतान खुलकर खेलता है। परंतु नॉट इवन ए सिंगल इंसिडेंट इन द कंट्री इज फ्रॉम द लास्ट 60 ईयर्स जब किसने बरका फाड़ा और किसने फेंका, ये नहीं पकड़ा गया। इससे बड़ी मिस्ट्री नहीं हो सकती। और शैतान की कितनी हिम्मत है कि वो बरका फाड़ता है, फेंकता है और चला जाता है। मैं और आप सब शैतान बनने के रास्ते पर बढ़ते हैं और हिंदुस्तान शैतानों का देश बनता है, और यही दुनिया में भी चल रहा है। मैंने कहा भाई कभी एक बार जोर लगाकर वो शैतान पकड़ तो लो, ताकि आगे शैतान की रूह कांपने लगे। नहीं तो शैतान जिंदाबाद है, उसको मालूम है कि मैं इस देश के हर लोगों को शैतान बनाने की कैपेसिटी रखता हूं, ताकत रखता हूं। हम शैतान बनने के लिए तो पैदा नहीं हुए, हम कट्टर और हिंसक बनने के लिए तो पैदा नहीं हुए, हम दंगे करने और करवाने के लिए तो पैदा नहीं हुए। हम तो प्यार के गीत गाने के लिए, शांति से सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए, पर चलता है। इसलिए मैंने कहा कि जब आया ये थॉट गैलरी, तो मैंने कहा कुछ थॉट गैलरी को लेकर कुछ बातें आपके सामने शेयर करूंगा। तो प्रश्न खड़ा होता है, उसने शैतान बनकर शैतानियत की, हम शैतानियत की गिरफ्त में क्यों आए? हमारी इंसानियत क्यों नहीं उस शैतान का मुकाबला करने के लिए तैयार है? हमने अपनी वैल्यू से, मॉरल, कल्चरल और ह्यूमन वैल्यू से उस शैतान का मुकाबला करने के बजाय हमने उनका परित्याग किया और हम शैतान की पार्टी को ज्वाइन कर लिया, आइदर दिस पार्टी और दैट पार्टी। तभी तो हिंदुस्तान को सोचना ही होगा, सरकारें, ब्यूरोक्रेसी को और हम सब को, ये क्या है? क्या हम निकल नहीं सकते इन सब से? तो निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं निकल सकते। और इसलिए फिर आगे गए, वहां एक और शैतान था, जातिवाद, पंथवाद, भाषावाद, प्रांतवाद। बुजुर्ग माँ बाप वृद्ध आश्रम में, बच्चे के माँ बाप नहीं तो अनाथ आश्रम में, बूढ़ों पे उड़ती इज्जत, बच्चे ना पलते। और कितने अनाथ आश्रम में बड़ा मजा आता है देखने में, और दर्द भी होता है और दुख भी होता है। जाता हूं तो वहां एक कमेटी बनी हुई है बहुत बड़े बड़े लोगों की। आप भी कई लोगों को जैसे अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम की कमेटी में होती। आपके पास बालक आया, उनके पास बालक आया 15 साल पहले, वो अनाथ था, वो 15 साल भी अनाथ ही रहा, जब वहां से निकलता तब भी अनाथ रहा। तो मैं सोचता ये कमेटी किस का नाम है? इस कमेटी के पास आने के बाद ये सनाथ क्यों नहीं बना? तो कमेटी बहुत दुर्भाग्यशाली है और बच्चा तो बेचारा है ही परेशान। तो
तो ये कमेटी अनाथालय क्यों खोलती है, ये स्नाथालय क्यों नहीं खोलती कि साहब बालक आएगा, हमारे पास आने से पहले ये अनाथ था, अगर किसी ने अब इसको अनाथ कहा, इट इज ए स्लैप ऑन माई फेस, ये हमारे चेहरे के ऊपर चाटा होगा, इसलिए अब वो अनाथ नहीं कहलाएगा, स्नाथ। इसलिए जब कभी मुझे बुलाते हैं तो मैंने कहता है अनाथालय को स्नाथालय कर दो। दूसरा चंद्रमा मून है, तीसरी गाय है, 3 ही लिए वो 2, 4, 5, 10 बढ़ा सकते थे। उन्होंने अगर पूछा इन तीनों का पंथ बताओ, मजहब क्या है, इनकी जाति बताओ, इनकी भाषा बताओ, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनका स्टेटस बताओ, सोसाइटी में सिस्टम में इनका स्टेटस क्या है। बड़े अजीब अच्छे सुंदर प्रश्न था। अब मैंने आपको बोला तो आपका भी दिमाग चला होगा कि क्या उत्तर हो सकता है। तो मैंने कहा कि देखो मिलजुल कर उत्तर निकालते हैं। तो कुछ ने कहा नहीं भाई साहब, अंकल आपसे पूछा आप ही उत्तर दो। मैंने कहा कुछ नहीं, कहते हैं मेल जोल से काम कर लो तो बड़ा भला हो जाता है, ठीक उत्तर आ जाता है। नहीं नहीं, आपको ही देना होगा, आप क्या उत्तर लिखेंगे मालूम नहीं, और ठीक ही लिखेंगे। मैंने कहा इस सूर्य की, चंद्रमा की और गाय की सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, जो भी स्टेटस, कल्चरल स्टेटस, रिलीजियस स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, इनकी जाति, इनका पंथ, इनकी भाषा और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 5 को अगर एक ही, 6 को एक ही उत्तर लिखना हो तो वो है वेलफेयर, सृष्टि, समाज, कल्याण। यही उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यही उनका स्टेटस है सृष्टि में, यही उनकी रिलीजन है, यही उनकी कास्ट है, यही उनकी लैंग्वेज है। इसको जीना चाहिए, इसमें बहुत मजा है। दुनिया की कोई ताकत हमारे जीने की और आनंद को रोक नहीं सकती। तो ये 5 वापिस आ गए तो माँ को बताया, मैंने कहा अरे नालायक, मुझे बता देते ना, तेरे मोहल्ले में मैं दिलवा देती है, इतने करोड़ नहीं लगते, बहुत सस्ते में मिल जाते। क्योंकि माँ दिलवा, उनने पकड़े कान ले गए एक मंदिर गुरुद्वारे के आगे, वहां मांगने वाले बैठे थे। उसने कहा बेटा 3 एक्सरसाइज में से क्रॉस करना है, तो इसलिए मेरी वर्कशॉप शुरू होती है। तो पहला वर्कशॉप का एक्सरसाइज है, तुम इन सबको देखो और इनके प्रति जो तुम्हारे मन में नफरत है उसको दूर करो। उन्होंने 10 मिनट एक्सरसाइज की, हर बार वो देखते थे नाली के कीड़े हैं, देश के ऊपर बोझ है, गंदगी है, कैसा देश का और वातावरण खराब करते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा क्या, कहते हैं वो नफरत निकलने गई। उन्होंने कहा बेटा 10 मिनट मोर, 10, 20, 25 मिनट के बाद वो कहने लगे कि माँ तूने कहा तो हमने धीरे धीरे मन बना लिया, अब नफरत तो नहीं। उन्होंने कहा बेटा 9 सेकंड वर्कशॉप। तो उन्होंने कहा कौन सा, उनका जरा इनके प्रति प्यार पैदा कर, ममता पैदा कर। उन्होंने शुरू की, 25-30 मिनट के बाद उन 5 ने कहा माँ अब इनके प्रति प्यार ममता है। उन्होंने कहा नाउ द 3rd वर्कशॉप। उन्होंने कहा अब तुम इनको जो देना चाहते हो, वो एक 2-2, 5-5 रुपए देने के लिए लाए थे, जेब में डाल दिए और उन्होंने सबको 50-50 रुपए दे दिया। वो घर से रोटी लाए थे, कुछ बची हुई, कुछ रूखी सूखी, थोड़ी थोड़ी खराब भी हो गई थी। उन्होंने वो रोक ली, सामने वाले हलवाई के पास गए, ताजी और गर्म उनके लिए चीजें बनवाकर उनको दे दी। वो कुछ कपड़ा लाए थे, थोड़ा फटा पुराना था, वो रख लिया, सामने एक दुकान थी, उससे नया लेकर दे दिया। उसने कहा बेटा 3 वर्कशॉप पूरी होगी, नाउ देखो अब रिजल्ट आता है, अब तुम इनके पीछे खड़े हो। वो पीछे खड़े हो गए। तो इन सब जो मांगने वाले थे, उन्होंने माई का, भगवान का जो भी मंदिर थे, देवी देवता, उसमें गुरुद्वारा था कि मस्जिद था, जो था, उनको अपील शुरू कर दी। माँ तो बहुत नेक है, ऐसी माँ दुनिया में हो जाए तो कोई गरीब ही नहीं रहेगा। और बेटी और बहुएं भी बहुत अच्छी, क्योंकि उनको तो पता नहीं कि इनकी क्या एक्सरसाइज चल रही है, उनको कुछ नहीं मालूम बेचारों को ये क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। और साहब और मैम साहब भी बहुत अच्छे हैं। मालिक इनको तुम माला माल कर दे, ये किसी को गरीब, भूखा, जाहिल, अनपढ़ नहीं रहने देंगे। अब इनकी 6-7 बार एप्लीकेशन लगी, माई ने गलती से 1 बार और भगवान ने
कर दिया ईमानदारी से, तथास्तु। अपन तो अरबपति हो गए साहब, वो तो फिर भी मान रहे। मैं और आप जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस पुण्य को 50 करोड़ में दुनिया की मार्केट में नहीं खरीद सके, जिस दिन उस गरीब के प्रति प्यार और ममता जागेगी, वो हमें 5 रुपए की गली और मोहल्ले में मिलेगा। धर्मांतरण नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, बहु बेटी की इज्जत नहीं लुटेगी, कत्लेआम नहीं होगा, दंगे नहीं होंगे, हिंसा नहीं पनपेगी। इन सबसे मुक्ति का मार्ग ये हथियार है। इसलिए हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर मानवता को समझना ये बहुत सरल बात है, परंतु उसको समझने के लिए तैयार रहना, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और इसलिए इन राक्षसों से मुक्ति हो सकती है। इधर एक पढ़े लिखों का समूह है, उधर एक पढ़े लिखों का समूह है। कहा कि इस सभा में बैठी हुई महिलाओं को एड्रेस करिए। उसने कहा लेडी, मैडम, आंटी। दूसरे ने कहा मदर, सिस्टर, डॉटर। प्रोफेशनली पैकेज ठीक था, पर रिजल्ट डिफर करते हैं। एक संबोधन में से बहु बेटी के सम्मान की और सुरक्षा की गारंटी है, दूसरे संबोधन में नारी के अपमान और असुरक्षा का मार्ग खुलता है। मुझे और आपको तय करना है कि लेडी, मैडम, आंटी के साथ जीना है कि मदर, सिस्टर, डॉटर के जीवन मूल्यों के साथ जीना है। अमेरिका के सामने जब प्रश्न आया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल देश होता जा रहा है, तो अमेरिका ने एक होशियारी की, क्योंकि वहाँ 32% कुंवारी लड़कियां गर्भवती हो जाती थी। उसने इसको नेचुरल सेक्स कहकर क्राइम से निकाल दिया। इसलिए उस माल और मॉडल के साथ जिएगा, उसको इस पाप और अपराध को सहना ही पड़ेगा। जब अमेरिका का नाम दुनिया के क्रिमिनल देशों में नंबर 2 पर जा रहा था, भ्रूण हत्या और 18% क्रॉस कर रही थी, तो उसने कहा टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड फॉर आवर डेवलपमेंट, ये हमारी नेचुरल नीड है, इसलिए इसको क्राइम से निकाल दिया जाता है। इसलिए थाने में इसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी। इट डजंट मीन कि पाप और अपराध खत्म हुआ है। धोखा दिया जा सकता है, पर मुक्ति नहीं मिल सकती। और इसलिए त्योहारों पर इस बार हमने अपील की और लोगों ने बहुत फॉलो किया और बहुत लोगों ने इंडिपेंडेंस जलाई। अपने हर त्योहार को भारतीय माल से बनाओ। 9% से अधिक इस बार मिट्टी का दिया और खिलौना बिका। 4 करोड़ गरीबों को रोटी मिली। अमीर आदमी ने इतने धूमधाम से त्योहार मनाना चाहिए, पर विदेशी माल के साथ नहीं, भारतीय माल से, ताकि इस देश के 5-10 करोड़ लोग, जो 26% है पॉपुलेशन, वह इस त्योहारों पर अपने वर्ष भर की रोटी कमा ले, उसको भिखारी नहीं बनना पड़े, अपराधी नहीं बनना पड़े, धर्मांतरित नहीं होना पड़े। इसकी गारंटी में और आप खड़ा कर सकते हैं। कुछ बड़ी चीजें होंगी, वो चीन की या और उसकी खरीद ली हमने मल्टीनेशंस की, परंतु सामान्य चीजें हम अपने भारतीय की क्यों नहीं खरीदेंगे? उस मजदूर की, उस किसान की, उस और मिट्टी वाले की, उस सफाई करने वाले की क्यों नहीं खरीदेंगे? क्या हम अपनी हैप्पीनेस के दुश्मन बनकर जीना चाहते हैं दुनिया के अंदर? क्या हम तनाव में और हिंसा में जीना चाहते हैं? नहीं जीना चाहते। और इसलिए हमने अपील की कि अपने त्योहार को जितना ज्यादा से ज्यादा भारतीय माल और स्वदेशी माल के उत्पादन के साथ मना सकते हो उतना मनाओ। जो नहीं हो सकती है वो खरीद लो विश्व के मार्केट में, पर अपने देश के उन 5 करोड़ 10 करोड़ परिवारों को भूखा मत सोने दीजिए। उन 5-10 करोड़ परिवारों को अपराधी मत बनने दीजिए। उन 5-10 करोड़ को बिककर वो धर्मांतरित होकर भारत का विभाजन करते रहे, गौ काटते रहे, मंदिर तोड़ते रहे, बहु बेटी की इज्जत लूटते रहे। इस पाप को पैदा होने से हमें रोकना होगा। मैंने लंबा समय लेकर बहुत सारी बातें आपके सामने कही, क्योंकि मैंने किताब का हेडिंग पढ़ लिया था, थॉट गैलरी, तो इसलिए बोलते जाएंगे तो बहुत बोला जा सकता है, पर बोलने को लगाम भी देनी चाहिए। बेलगाम घोड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो इसलिए बेलगाम नहीं रहना चाहिए। वैसे भी लेक्चर का पीरियड मैक्सिमम 50 मिनट 55 मिनट होता है, मिनिमम 30-35 होता है। मिनिमम मैं क्रॉस कर गया हूँ, मैक्सिमम भी क्रॉस नहीं करे, इसलिए उससे पहले खत्म नहीं करना।
जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा शुक्रवार को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्री फाइनल में आखिरी पीरियड होता था। वो सर 55 मिनट का 2 पीरियड ले लेते थे। कभी कभी जल्दी होती थी, शनिवार रविवार की छुट्टी है तो छुट्टी होनी थी। अपने सर को कैसे समझाएं, तो हम उस्तादी करते थे। स्टूडेंट थे, स्टूडेंट है, उस्तादी नहीं करे तो स्टूडेंट नहीं रहता। कहते हैं चंचलता भी सिखाती है। और इसलिए क्या करना, सर को समझाने के लिए 55 मिनट पीरियड हो गए, पूरा अगला 55 मिनट ऑन हो गया। तो पहला फार्मूला अप्लाई करते थे क्लास में। घड़ी को देखते थे, सर को देखते थे, घड़ी को देखते थे, सर को देखते थे, सर हमें देखते ही नहीं। पहला फार्मूला पिट गया सर। अगर सर जिद्दी है तो स्टूडेंट भी जिद्दी होने चाहिए। फिर दूसरा फार्मूला, सर को देखते थे, घड़ी पर हाथ मारते, सर को देखते थे, घड़ी पर हाथ मारते। सर कहते थे आजकल के लड़के बड़े बदतमीज हो गए हैं, उनको एटिकेट ही नहीं आते, सब बदतमीजी का सर्टिफिकेट फार्मूला दो गया। हमने कहा पर सर का भाषण तो खत्म होना चाहिए, बदनामी ले ली और फिर भी भाषण जारी है तो क्या मजा रहा। तो फिर हम तीसरा करते थे, ऐसे हाथ डालते थे, अंगड़ाई लेते थे, थोड़ा करते थे, सर को खूब ढंग से घड़ी दिखाते थे। सर कहते थे लगता है कि बच्चे ही कुछ गड़बड़ नहीं है, माँ बाप भी कुछ गड़बड़ लगती है। अब माँ बाप को भी बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया और सर का भाषण जारी। तो थोड़ा सा जमीन रगड़ते थे जूते से, थोड़े से मुंह से हूं करते थे। सर कहते थे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो बेटा, आज 55 मिनट का पीरियड, दूसरे 40 मिनट हो गए हैं, तो आज खत्म करते हैं, हम अगले हफ्ते मिलेंगे। तो हम बड़े जोर से कहते सर आप जैसा नेक आदमी कोई नहीं, क्योंकि बॉस को अगर आप और आपका करके थोड़ी खुशामद नहीं की तो छुट्टी हो जाएगी। कहते हैं टॉक विद गॉड, तू और तेरा, टॉक विद बॉस, आप और आपका। भगवान को आप और आपका कहा तो भगवान समझ जाएंगे ये नाटकबाज है, और बॉस को तू और तेरा कहा तो वो समझ जाएंगे बड़ा उद्दंड है, क्योंकि भगवान से निर्मल कुछ नहीं है। उसकी भक्ति में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि वो पनिश करता है नहीं, वो सुधारता है। इसलिए दुनिया के अंदर जितनी आरतियां हैं भारत में, किसी जाति मजहब पंथ की है, सब में जब भगवान को याद करते हैं तो तू और तेरा बोलते हैं, आप और आपका नहीं बोलते। जिस दिन भगवान को आपने आप और आपका बोला उस दिन आपकी भक्ति बिगड़ जाएगी। इसलिए क्योंकि उसको नाटक पसंद नहीं है, उसको निर्मलता पसंद है, पवित्रता पसंद है। और इसलिए हमने प्यार को पवित्रता कहा, इसलिए हमने हीर रांझे का काव्य, लैला मजनू को गाया, राधा कृष्ण के काव्य पर काव्य बना। इसलिए कहते थे प्यार पवित्रता है, प्यार निर्मलता करना है। इसलिए हमारा फेस्टिवल बना रक्षाबंधन, होली। उन्होंने क्या, प्यार एक व्यापार है, इसका भोग करना चाहिए, इसलिए भ्रूण हत्या और बलात्कार बढ़ा और वैलेंटाइन डे नाम का त्योहार आया। इसलिए प्यार गाया नहीं जा सकता, मनाया नहीं जा सकता, तो राक्षसी हो। इसलिए वैलेंटाइन डे जब उगता है तो प्यार प्रोफेशनल है। जब उसमें से राधा कृष्ण उपजते हैं, लैला मजनू का काव्य उभरता है, उसमें निर्मलता आती है, तो वो प्यार की मोरालिटी है, वो प्यार की कल्चरल है। थॉट गैलरी के लिए मैंने कुछ बातें आप सबके सामने कही, और ये सोचकर कही कि मैं और आज जो एक सपना आया है नई सरकार का, स्वच्छता का होगा, बेटी बचाओ का होगा। देश के अंदर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कटुताएं। मेरे से अखबार वालों ने पूछा बीजेपी ने हार से क्या सबक लिया है। मैंने 3 लाइनें बोली। पहली, जो जीते हैं उन्होंने भी मूल्यांकन करना चाहिए, जो हारे हैं उन्होंने भी मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा, दोनों ने मूल्यांकन करके कटुता की, विष की राजनीति को छोड़ना चाहिए। तीसरा, सबने मिलकर देश को विकास के मार्ग पर लेना चाहिए। इतना मैं कहूँ। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धेय इंद्रेश जी को सुनना हमेशा से बहुत आनंद का अवसर रहा है। मैं बाल संसेवक था 1980 में, और वे हमारे संभाग प्रचारक थे।
तब से लगातार उनका मार्गदर्शन इसी प्रकार से मिलता रहा है। हमारे बीच में माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी पधारे हैं। मैं इंक्वायरी से आग्रह करता हूं कि आएँ और उन्हें पुस्तक का समझ देकर उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर महेश शर्मा जी कमिटमेंट के पक्के हैं। वे इस बैठक में बहुत देर से बैठक समाप्त होते ही तत्काल यहाँ में आशीर्वाद देने आए। मैं उनका स्वागत करता हूँ। अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं माननीय इंद्रेश जी और माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि वे थॉट्स गैलरी का लोकार्पण करें। मित्रों, इस पुस्तक का मूल्य 750 रुपये है और आज यह 400 रुपये के विशेष मूल्य पर उपलब्ध है। जो बंधु लेना चाहें वे अपनी प्रति ले सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे और मैं उनसे आग्रह करता हूँ नमस्कार। उपस्थित विद्वजन, मातृशक्ति, पत्रकार, छायाकार बंधु, जिस पुस्तक का लेखन भाई डॉक्टर सुनील गुप्ता जी ने किया है, मेरे वाले डॉक्टर नहीं है, फाइनेंस वाले डॉक्टर हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। माता पिता श्रीनिवास जी, राम श्रीनिवास जी और के संस्कार लेकर जिस पुस्तक की संरचना उन्होंने की है उसको कुछ थोड़े से अंश मैंने पढ़े हैं। आप समझ सकते हैं माननीय इंद्रेश जी जो हमारे सबके संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, कह रहे थे कि मैंने पुस्तक का टाइटल पढ़ा है थॉट्स गैलरी, और मैं भी उन्हें बता रहा था कि आपने किताब नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है। तो जो कुछ आपने कहा है वो सब कुछ पुस्तक में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किताब ना पढ़ें। और मैं ये दावा करता हूं कि अगर आपने किताब का इंडेक्स पढ़ लिया, जस्ट गो थ्रू द इंडेक्स ऑफ दिस बुक, you will be compelled to go through the book line by line, page by page. This assurance I can give you. And that's a real invitation that ignites that part that we must read this book. It becomes a must reading book. So let me compliment Dr. Sunil Gupta for this wonderful collection on all the touching issues of nowadays. We have now gone to the culture of mall culture, trying to get everything in that mall, starting from sieving thread to the aeroplane, the tickets to the hotel. And that's what has been compiled in this book in a beautiful manner. Every one of us wants to grow. We want our country also to grow. सब में से हम लोग कहीं ना कहीं बड़ा बनना चाहते हैं, ऊंचाइयां पाना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, राजनीतिक बनना चाहते हैं, देश को भी उन ऊंचाइयों तक ले जाने की उड़ान भरना चाहते हैं, और घूमते रहते हैं थॉट्स गैलरी के पन्नों के बीच में कहीं कैसा सब कुछ हो जाए, मैं भी वो कुछ बन जाऊं जिसकी परिकल्पना मैं करता हूं। सपनों का साकार करने का इच्छा जंतु से लेके मानव में है, और ईश्वर में ये मानकर कि मनुष्य मेरी सबसे उत्तम कृति है, उसको ये माना जलचर थलचर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, ये मानकर कि ये मनुष्य मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा। मुझको प्राप्ति के प्रयासों में
सदाचार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने देखा कि मनुष्य अपने रास्ते से सबसे ज़्यादा भटक गया। उसने व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी बनाई, छोटी घास बनाई जो खरगोश खा सकता है, उससे ऊंची घास बनाई जो भैंस गाय खा सकती है, उससे ऊंचे पेड़ बनाए जहाँ जिराफ और ऊंटी पहुँच सकते हैं, और उससे ऊंचाइयों तक कुछ चीज़ें व्यवस्था करी। मंगल ग्रह तक की संरचना हो गई जहाँ वैज्ञानिक भी पहुँच सकते हैं, मनुष्य पहुँच सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। व्यवस्थाओं में कमी आई तो हमारी व्यवस्थाओं में कमी आई और हम अपने रास्ते से कहीं ना कहीं भटकने लगे, जिसे माननीय इंद्रेश जी ने जो एक भटकाव कहा, संस्कृति में कहें या हमारे विचारों में कहें, हमारी संस्कृतियों में कहें, हमारे देश विदेश के सभ्यताओं में कहें, ये परिवर्तन आया और उस परिवर्तन को कहीं एक सूत्र में पिरोने का माध्यम कोई पाठशाला के रूप में कहीं नहीं मिला। हम में से बहुत सारे लोगों ने, वैज्ञानिकों ने नर्सरी लगाई। बोले साहब ये नर्सरी किसकी है? बोले हमें आने वाले समय में इतने अनाज से जब 3 गुने अनाज की जरूरत पड़ेगी, जनसंख्या बढ़ रही है, तो 1 बीघा में वो फसल लगाई जाए जो 10 क्विंटल से ना होकर 30 क्विंटल गेहूं पैदा करे। आम की कलमें लगाई, बीच में संकरण किया, जंतुओं में संकरण किया, जर्सी जैसी गाय हमने बना दी गौ माता से, सिर्फ किस लिए कि ज्यादा दूध देगी। और उस ज्यादा दूध और ज्यादा गेहूं और ज्यादा अन्न के चक्कर के अंदर अपनी मूल संस्कृति को कहीं ना कहीं खो बैठे। और खो बैठे नहीं तो कम से कम उसमें कुछ गिरावट तो आई। अब सवाल यह था, हमने नर्सरियां बना ली, पौधों के संकरण, पशुओं के संकरण की व्यवस्थाएं भी कर दी, लेकिन सच्चाई ये थी कि सबको इस मानव की नर्सरी कहाँ बनी, इस मनुष्य को सही रास्ते पर चलाने की नर्सरी। उस नर्सरी बनाने के एक ज्ञाता के रूप में माननीय इंद्रेश जी बैठे हैं, जिनकी व्यवस्थाओं में अच्छे देशभक्त, सामाजिक और क्या शब्द कहा जाए, ऐसे मनुष्य की संरचना करना जो मानवता के, राष्ट्र के हित में, अपने समाज के, अपने हिंदुत्व के हित में आगे बढ़े, ऐसे लोगों की संरचना करने की पौधशाला के संरक्षक के रूप में माननीय इंद्रेश जी आज बैठे हैं। प्रभात प्रकाशन इस नर्सरी में पौध और खाद पानी डालने का काम पिछले लंबे समय से कर रहा है। मैं पूरे परिवार को साधुवाद देता हूँ जो अपने इस मानवता के और सामाजिक और राष्ट्रीय काम में लगे हुए हैं कि कम से कम पुस्तकों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से इस पौधशाला में खाद पानी डलता रहे समय समय पर, तो ये पेड़ पौधे तो बढ़ते रहेंगे, ठीक ठाक चलते रहेंगे। आज वास्तव के अंदर भाई सुनील गुप्ता जी ने थॉट्स गैलरी के माध्यम से जो बातें कही हैं, हर बिंदु को छूती हैं। चाहे वो देश में FDI कितनी आए, चाहे आज की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर कोई पार्टी कितने दिन चलेगी, चाहे कोई और राजनीतिक विषय हो, कोई सामाजिक विषय हो, कोई आर्थिक विषय हो, उन्होंने हर विषय को छुआ है। और हर विषय को छूने के साथ साथ उन्होंने उसको बहुत छोटे से, मात्र हर विषय को उन्होंने 3-4 पेज में, कभी कभी जब आप किसी चीज का जिस्ट लेना चाहते हैं ना, तो अभी आपने माननीय इंद्रेश जी से पूछा कि 45 मिनट की क्लास में उन्होंने इस किताब का, 600 पेज की किताब है शायद, उन्होंने उस किताब का 45 मिनट में पढ़ नहीं सकते, 45 पेज पढ़ पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उन्होंने 600 पेज की किताब का जिस्ट निकालकर एक चम्मच अमृत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। और भाई सुनील जी ने भी उसी बात को कि किसी विषय पर मैंने देखा कि उन्होंने 20 पेज नहीं लिखे। उनका कोई भी विषय इस पूरी पुस्तक के अंदर करीबन 300-400 विषयों को, 200-300 विषयों को उन्होंने छुआ है। और उन 200-300 विषयों पर मुझे तो लग रहा है कि पहला पेज जो उन्होंने पहला क्लास लिखा वो कब लिखा और कितने दिनों में आपने किताब छाप दी। इसका पहला विषय है कि आखिरकार जो हमारे साहित्यकार इंटॉलरेंट होकर अपने मेडल वापस कर रहे हैं, इसके विषय में लिखा है। ये विषय 15 दिन पुराना है और 15 दिन में उन्होंने विषय लिख भी दिया और 15 दिन में प्रभात जी ने इसको प्रकाशित भी कर दिया।
कि विषय वास्तव के अंदर, और बहुत बहुत कंसाइज ढंग से उन्होंने इसका वर्णन किया है। मैं भारत का संस्कृति मंत्री होने के नाते ऐसी पुस्तकों को साधुवाद देता हूँ कि ये हमारी ताकत है कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब, ये हमारी ताकत है कि हमारी 125 से ऊपर की भाषाएं, सामान्य भाषाएं, हर 50-100 किलोमीटर पर पहनावा बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है। अनेक साधुवाद देता हूं और आप सबसे जरूर आह्वान करता हूं, ये पुस्तक आपको रेडी रेकनर इंडेक्स मिलता है। इसी विषय पर अगर आपसे कल कोई पूछ ले कि भैया क्या हो रहा, कल FDI कितनी हो गई, साहित्यकारों ने क्या किया और हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप इस पुस्तक का कोई ना कोई पेज खोल लेंगे। मुझे ध्यान है कि श्री राम आचार्य जी का वांग में उन्होंने लिखा था 24 वॉल्यूम्स में, और जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरी हर समस्या का समाधान उस पुस्तक के किसी न किसी पेज पे है। मैं उसे इतनी बार पढ़ चुका था कि मुझे पेज नंबर भी याद हो गया था कि ये समस्या है तो ये उस वॉल्यूम के उस पेज पे इसका जवाब मिल जाएगा। भाई सुनील जी ने इस काम को बहुत और छोटा कर दिया है। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए सुनील जी को शुभकामना, बधाई, पूज्य पिताजी को, माता जी को जिनको उन्होंने इस ग्रंथ को समर्पित किया है, और माननीय इंद्रेश जी जिन्होंने बहुत छोटे से शब्दों में हमारा मार्गदर्शन किया, भाई प्रभात जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आभार आदरणीय महेश जी। माने इंद्रेश जी एक सूचना देना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ वे आए। पिछले कुछ वर्षों में एक नए प्रकार के पर्यटन का जन्म हुआ है, उसको पैट्रियोटिक टूरिज्म का नाम दिया गया है। HRD मिनिस्ट्री ने इस बार उसको विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए लागू करने के लिए प्लानिंग करना शुरू किया। देश की सीमाओं के दर्शन करना, देश के अंदर ऐसे हजारों स्थान हैं जहां लोगों ने कुर्बानियां दी, अगर उन्होंने दी नहीं होती तो मेरी और आपकी इज्जत, आजादी, शिक्षा, आविष्कार, संपन्नता, स्वावलंबन, ये सब गुलामी में होता है। इसलिए कहते हैं पैट्रियोटिज्म एंड मदरलैंड कांट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मैं कहा करता हूँ, इफ यू हैव टू रन द फैमिली रन विद कॉम्प्रोमाइजेस, नहीं तो टूट जाएगी। बट व्हेन यू हैव टू रन द नेशन नेवर कॉम्प्रोमाइज द मदरलैंड एंड पैट्रियोटिक वैल्यूज, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा। तो उसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों ने जन्म लिया है अलग अलग संस्थाओं से। सिंधुत्सव है, तमाम तीर्थ यात्रा है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच है, उन्होंने एक यात्रा को जन्म दिया है, शहीद स्वराज द्वीप समूह नमन यात्रा। अक्टूबर 43 में सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दुनिया के 17 देशों के प्रतिनिधि आए। उन्होंने एक मत नेताजी सुभाष चंद्र को स्वतंत्र भारत का राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया और मान्य किया, और उसी के साथ जो आजाद हिंद फौज थी वो भारत की रेगुलर नेशनल आर्मी है और सुभाष उसके चीफ ऑफ आर्मी है, ये दोनों स्वीकार करते हैं। जब ये हो गया तो सुभाष का भाषण हुआ, तो सुभाष ने अपने भाषण में कहा, मैं ऐसा राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष हूँ जिसके पास अपने देश की 1 इंच भी जमीन नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानियों ने ब्रिटिशर्स पर हमले किए, भारत पर उनका राज था, यहाँ भी हमले किए और अंडमान निकोबार उन्होंने जीत लिया। तो जापान ने, यह 562 आइलैंड्स ग्रुप, 562 आइलैंड का समूह है अंडमान निकोबार, इसको सुभाष को भेंट कर दिया और कहा, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास 1 इंच एरिया, तो आपके पास हजारों किलोमीटर। तब सुभाष स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष के रूप में 29 दिसंबर 43 में पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। 30 दिसंबर 1943 प्रातः 8 बजे जिमखाना क्लब में उन्होंने तिरंगा लहराकर
स्वतंत्र भारत का उद्घोष किया। और उसके साथ साथ एक दूसरा काम और किया। अभी तक नारा चला था दिल्ली चलो, उन्होंने इस नारे को बदला और कहा अब दिल्ली दूर नहीं है। तो इसलिए तिरंगा लहराया, स्वतंत्र भारत का उद्घोष हुआ और दिल्ली दूर नहीं है। 30 दिसंबर 1943 को यह ऐतिहासिक पृष्ठ लिखा गया। वहां से उन्होंने भारत के प्रेसिडेंट के रूप में पहली उद्घोषणा की और वह उद्घोषणा थी अंडमान निकोबार अब से शहीद स्वराज ग्रुप ऑफ आइलैंड द्वीप समूह कहलाएगा। यानी स्वराज के लिए शहीद होने वाले लोगों की याद में अब इस द्वीप समूह का नाम पड़ा। और वहीं उन्होंने घोषणा की कल मैं सेलुलर और वाइपर जेल जाऊंगा। दुनिया की राजनीति में एक भूकंप आया और भारत में, क्योंकि ब्रिटिश सेना वहां बैठी थी जेल पर। बाकी हिस्से पर जापान ने कब्जा किया था, पर जेल पर दोनों पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश हुकूमत का। दुर्भाग्य है कैसे चलता है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने, जिसको लोग कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने भी अंग्रेज का साथ दिया और अंग्रेज ने घोषणा कर दी अगर सुभाष सेलुलर और वाइपर जेल आएंगे तो उनको बंदी बना लिया जाएगा। और उन्होंने एकदम आर्मी रश की बहुत तेज गति से हवाई जहाज से, हालात बिगड़ गए। इसलिए सुभाष जेल नहीं जा सके और चले गए। सुभाष ने जेल विजिट करने के बाद दो घोषणाएं करनी थी। पहली घोषणा करनी थी ये सब अपराधी नहीं है जो जेल में डाले गए हैं, ये सब स्वतंत्रता सेनानी हैं और लाखों करोड़ों का हिंदुस्तान इनको सैल्यूट करता है, इसलिए इनको स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया है। और दूसरी थी इनको जेल से मुक्त किया जाता है। और सुभाष ये दोनों नहीं कर सके, उनको छोड़ना पड़ा। बाद में सुभाष का जब संकटग्रस्त हुआ मामला है तो अंग्रेज ने देखा और उन्होंने अंडमान निकोबार फिर से जीत लिया और फिर से इसका नाम अंडमान निकोबार कर दिया। शहीद स्वराज द्वीप समूह हटा दिया। ये 47 से पहले हुआ। इस इंसिडेंट को जब तक जो सरकारें रही शुरू में केंद्र में, उन्होंने कभी हाईलाइट नहीं किया। इसलिए मैं हाईलाइट किया कि उन्होंने स्वतंत्रता को प्रॉपर्टी राइट बना लिया था कि इन्हीं की प्रॉपर्टी राइट है स्वतंत्रता। और अगर इसी इंसिडेंट को कहेंगे तो फिर हिंदुस्तान और दुनिया में चल पड़ेगा। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस ये 30 दिसंबर 1943 है और अंत में विभाजन के दुख के साथ जो स्वतंत्रता आई उसका दिन 15 अगस्त 1947। वहां की अंडमान निकोबार का प्रशासन इसको सेलिब्रेट करता है, तिरंगा लहराता है। 5-10 पुलिस वाले लोग होते हैं, 10-20 एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं और 20 मिनट की सेरेमनी में खत्म कर देते हैं। जिस समय बीच में एनडीए की सरकार आई तो उनमें से कुछ लोगों को जब जानकारियां मिली तो भैरव सिंह जी एज ए उपराष्ट्रपति वहां गए और उन्होंने इसको पब्लिक फंक्शन बनाया जाए इसका ऐलान किया। 2 साल चला, वो सरकार चली गई। अगली सरकार आई, उसने फिर से उसको पब्लिक फंक्शन के रूप को खत्म कर दिया और एक सामान्य सेरेमनी की। 3-4 साल पहले राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने तय किया 29 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। भाई ये आते जाते हैं चेन्नई से या कोलकाता से, और वहाँ 29 दिसंबर को एक विकास और सुरक्षा पर लेकर सेमिनार करते हैं। 30 तारीख को पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ते बढ़ते जो सेरेमनी 10 मिनट में हो जाती थी 12 मिनट में, और 25-30 सिर्फ सरकारी कर्मचारी पुलिस वाले रहते थे, अब वहाँ 200, 400, 500, 700, 1000 लोग होने लगे। और वो करने के बाद फिर सेलुलर जेल देखते हैं, वाइपर जेल देखते हैं, लाइट एंड साउंड कार्यक्रम देखते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों की प्रदर्शनियों को देखते हैं। फिर वहाँ एक बहुत सुंदर आइलैंड है, उसको घूमने के लिए जाते हैं, हैवलॉक उसको कहते हैं। 3 घंटे समुद्र की यात्रा करते हैं, हैवलॉक जाते हैं, वहाँ समुद्र से एंजॉय करते हैं, वापिस लौटते फिर से 3 घंटे की समुद्र। बड़ी रोमांचकारी यात्रा है।
और फिर 1-2 दिन आसपास के कुछ आइलैंड घूमते। प्रकृति ने उन आइलैंड को बहुत खूबसूरत बनाया। एक बार देखने के लिए खड़े हो जाओ तो आप आधा पौना घंटा देखते रहिए, रंग भी बदलेंगे, आकृतियां भी बदलेंगे, प्रकार भी बदलेंगे, लगेगा देखते रहिए। 31 तारीख को समुद्र पूजन करते हैं और 1 तारीख को स्वतंत्र रहता है, सब अपना अपना घूम सकते हैं। समुद्र पूजन के साथ हम तत्वों का आह्वान करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा बरसाए और हमें शक्ति दे, हम अपने मिशन में सफल होते हैं। बहुत सुंदर समुद्र पूजा होती है। और फिर अंग्रेजी साल को भी कहते हैं भाई तू जा अगलाने दे, और उसका भारतीयकरण करते हैं। और ऐसा एक कल्चरल प्रोग्राम्स के साथ अलग अलग जगह पर ये रहता है। उनका कोई 16,000 का पैकेज है, होटल, रहना, खाना पीना, घूमना सब यहाँ। तो मैं आ रहा था तो उन्होंने मुझे कहा फैंस नाम का है कि आप लोग इसकी सूचना दे दीजिए, जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेट पर जाएंगे तो fans.com करेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नहीं तो बाकियों को कुछ को कह सकता हूँ मैं, आपको देंगे और आपकी हिम्मत इच्छा होगी तो ले सकते। प्रकृति से बहुत खूबसूरत है, भक्ति भी है, शक्ति भी है और मस्ती भी है। इसलिए देश प्रेम भी है, ईश्वर भक्ति भी है और आनंद है, नाचना गाना भी है। ऐसा मिक्सचर, ये पैट्रियोटिक टूरिज्म का प्लेस। देश में हजारों पैट्रियोटिक प्लेसेस हैं, उनकी सरकारें सूची बना रही है, 100-150 को डेवलप करेगी। भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, अच्छा अभी तक नेशनल मॉन्यूमेंट नहीं है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने शहादतें दी उनका अभी तक नेशनल मॉन्यूमेंट नहीं बना। क्यों नहीं बनाया? एक ही कारण था, मॉन्यूमेंट बनेगा तो आज़ादी किसके बलिदानों से मिली ये पक्का हो जाएगा। तो एक परिवार की वो बंधुआ मजदूरी से निकल जाएगी, बंधनता से। तो भारत सरकार उस नेशनल मॉन्यूमेंट को बनाने जा रही है, उन्होंने फैसला किया। और यह है पैट्रियोटिक टूरिज्म। वहाँ जब जाएंगे तो 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक बार परिवार सहित, मियाँ बीवी, बच्चों सहित, बुजुर्गों सहित इन तीर्थों पर जाना है। क्योंकि उनके बलिदान के कारण मेरे और आपका स्वावलंबन है, शिक्षा है, रोजगार है, स्वतंत्रता है, सम्मान है, संस्कृति है, धर्म है, पहचान है। नहीं तो हम गुलाम हैं, तो गुलाम हो। टू सैल्यूट देम और टू हैव ए लेसन फ्रॉम देम। बच्चे को पढ़ाना कठिन है, उस प्लेस पर जाएगा अपने आप पढ़ लेगा। आप उसको पैकेज से निकालकर पैट्रियोट भी साथ साथ बना सकते हैं। तो एक नया कल्पना पैट्रियोटिक टूरिज्म की डेवलपमेंट। तो मैंने एक पैट्रियोटिक टूरिज्म की यात्रा का और आपको जानकारी दी, तो और निमंत्रण भी दे देता हूँ उनकी तरफ से। मैं जाने वाला हूँ। वैसे सोचा है कि सुभाष और सावरकर के परिवार से इस बार कोई न कोई और रहे। वैसे भगत सिंह के परिवार से कोई जाएगा, उन्होंने हाँ भेजी ऐसा मुझे जब मैं इस हॉल में आ रहा था तो बताया आयोजकों ने। तो यह एक सूचना देने के लिए मैं खड़ा हुआ था। ये सूचना मैंने आपको दी। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। प्रभात प्रकाशन आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता है। आप आए, हमारा संबल बढ़ाया। हम इसी प्रकार की राष्ट्रीय विचारों को प्रतिपादित करने वाले पुस्तकों का प्रकाशन करते रहें। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मीडिया के सभी बंधुओं का आभार। माननीय इंद्रेश जी तो हमारे अभिभावक हैं। बाल्यकाल से हमें उनका सानिध्य मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी सतत हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें विचार देते हैं कैसी पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए, सत्य साहित्य कैसे प्रसारित हो। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। भाई सुनील गुप्ता जी का आभार कि यह पुस्तक प्रकाशित करने का अवसर उन्होंने हमें दिया। उनके परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं उनके माता जी, पिताजी, दोनों बड़े भाई, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने उन्हें इतना समय दे पाया तभी वो किताब लिख पाए। ये तो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति समय निकाल पाना बड़ा कठिन होता है।
एक बार पुनः आप सबके प्रति हार्दिक आभार।